प्रॉब्लम लिखो एक, कार्बोनेट आयन में कार्बन के अबाउट एंड सल्फेट आयन में सल्फर के अबाउट बॉन्ड एंगल्स बताओ, कंपेयर करो किसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा मिलेगा। बॉन्ड एंगल अबाउट कार्बन इन कार्बोनेट एंड अबाउट सल्फर इन सल्फेट। तो आपको बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बनानी है। कार्बोनेट में बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर, और सल्फेट में क्या है, टेट्राहेड्रल। तो किस में ज़्यादा आएगा, कार्बोनेट आयन में ज़्यादा आएगा। आपको बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बनानी है। ये है कार्बोनेट आयन, इसमें बॉन्ड एंगल आइडियली 120 डिग्री मिलेगा आपको। और ये है सल्फेट आयन, इसमें बॉन्ड एंगल आइडियली 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, क्योंकि सल्फर को सराउंड करने वाले एटम लाइक हैं, कार्बन को सराउंड करने वाले एटम भी लाइक हैं। तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा यहाँ पे, ये 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो आपको बॉन्ड पे ज्योमेट्री बनानी है। क्लियर है। नेक्स्ट बॉन्ड प्रॉपर्टी लिखो, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब है distance between the nuclei of bonded atoms, distance between the nuclei of bonded atoms। जैसे मान लीजिए एक A और एक B आपके पास है, इनके बीच बॉन्ड है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो सीधा है, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के। किसी भी एक एटम की साइज बढ़ती जाए, ए की साइज बढ़े या बी की साइज बढ़े, बॉन्ड लेंथ में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे HF बॉन्ड लेंथ, फिर HCl, देन HBr, देन HI। लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, HI। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, क्यों इसमें बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, FCl, Br, I की साइज बढ़ रही है। बिल्कुल आसान है। किसी भी एक एटम की साइज बढ़ती जाए तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। आप डायरेक्ट हैलोजन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट हैलोजन ले सकते हैं आप। तो FF बॉन्ड लेंथ से बड़ी होगी ClCl, देन BrBr, देन II। किसी भी ग्रुप में आप चले जाएं, किसी भी ग्रुप में CH बॉन्ड से बड़ा होगा SiH, फिर GeH। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, किसी एक एटम की साइज बढ़े तो, और दोनों की बढ़े तो और ज़्यादा बढ़ेगी। बट अगर मान लीजिए कि दोनों एटम लाइक हैं और उनके बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड,
अब क्या चेंज आएगा बॉन्ड लेंथ में? एटम तो सेम है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। सिंप्लीफाइड तरीका ये है एक्सप्लेन करने का कि बॉन्ड बढ़ रहे हैं दो एटम के बीच, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, इससे वो पास पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल से कम, ट्रिपल बनेगा तो और कम। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ने का मतलब है क्या बढ़ गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। तो अगर एटम्स लाइक है तो आपको देखना पड़ेगा बॉन्ड कितने हैं। नेक्स्ट, जैसे आपसे पूछेगी बताओ O2 एंड H2O2 में, O2 एंड H2O2 में OO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए O2 की कि O2 क्या बनाता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच। और H2O2 क्या होता है? ये है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है OO और इसमें डबल बॉन्ड है, तो किस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा मिलेगी? H2O2 में ज़्यादा मिलेगी। आगे समझ में? तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना बहुत ही आसान है, कोई भी कर लेता है, बस उसको साइज का आइडिया हो पीरियोडिक टेबल के थ्रू। थोड़ी दिक्कत आती है बॉन्ड एनर्जी में, तो लिखो आप बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉन्ड एनर्जी। दो तरह की बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और दूसरी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ये दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम है, बट प्रोसेस अलग अलग है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, बट केवल किस चीज का डिफरेंस होगा? साइन का डिफरेंस होगा। न्यूमेरिकली दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर, साइन का डिफरेंस होगा केवल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पास कोई आइसोलेटेड बॉन्ड है, आइसोलेटेड, और आप इस बॉन्ड को एनर्जी सप्लाई करें, इतनी एनर्जी सप्लाई करें कि वो आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए, आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए। तो जो एनर्जी सप्लाई की उसका नाम क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आइसोलेटेड बॉन्ड होना चाहिए और उससे फिर क्या बन जाए? आइसोलेटेड एटम। तो जो एनर्जी आपने सप्लाई की उसका नाम क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका उल्टा कर दें, आइसोलेटेड गैसियस एटम हो और वो इकट्ठे होकर बॉन्ड बना लें,
तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी ये तो पॉजिटिव साइन की होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल को देनी पड़ेगी। अभी लिखना, और अगर ये आइसोलेटेड गैसियस एटम पास पास आ जाएं, बॉन्ड बना लें, ठीक उल्टा, तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इसमें एनर्जी आपको खर्च नहीं करनी, आपको मिलेगी, मतलब ये दोनों एटम एनर्जी का लॉस करेंगे तब बॉन्ड बना पाएंगे। तो इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो ये दोनों वैल्यूज न्यूमेरिकली बराबर होंगी बट साइन अपोजिट होंगे। तो लिख लो आप, बिल्कुल आसान है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by an isolated covalent bond to convert into isolated component atoms, अलग अलग आ जाएं उसके पार्ट। कॉमा इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। Further लिखो, since it is the energy supplied to the bond, therefore it has been given positive sign. Since it is the energy supplied to the covalent bond, supply की आपने, therefore it has been given positive sign. और दूसरा लिख लो अपने आप, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी में क्या करना है? उल्टा कर दो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड की जगह क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो लिख लो, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ amount of energy released during the formation of a covalent bond from isolated gaseous atoms, from isolated gaseous atoms. क्लियर है? फुल स्टॉप। फर्दर लिख लो, सिंस इट इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय द एटम, by the atoms, therefore it has been given negative sign. सप्लाई नहीं की, क्या हुआ? रिलीज हुई। आ गया समझ में? ध्यान दो, अगर मैं ऐसे दो प्रोसेस लिख दूं,
ये दो प्रोसेस आपके सामने हैं। आपसे कहें बताओ इनमें से किस प्रोसेस की एनर्जी को इसे डेल्टा एच से लिखते हैं। डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी भी नाम देते हैं। बॉन्ड एनर्जी को क्या नाम दे देते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी, एक ही बात है। इनमें से बताइए किसको हम बॉन्ड एंथैल्पी का नाम देंगे? डेल्टा H1 को या डेल्टा H2 को, या दोनों को? बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है। किसको बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे? तो आंसर है डेल्टा H2 को। डेल्टा H1 को बॉन्ड एंथैल्पी नहीं कहेंगे। ये बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेशन को डिफाई कर रही है। डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम, नॉट आयंस। पहले में क्या बना दिए गए हैं? आयंस बना दिए गए। पॉइंट समझ में आया आपको? तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि 4 स्टेप्स लिखे होंगे और वो पूछते हैं कि बताइए इनमें से किस स्टेप की एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। तो डेफिनेशन अप्लाई करनी है केवल। लालच तो सारी डेफिनेशंस में आएगा, आपको लगेगा इसमें भी बॉन्ड टूट रहा है, इसमें भी टूट रहा है, इसमें भी टूट रहा है। बट प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। एक और टर्म डिफाइन होता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी और मीन बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी और मीन बॉन्ड एनर्जी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ये एवरेज टर्म कब इंट्रोड्यूस करना है? जब किसी एक मॉलिक्यूल में लाइक बॉन्ड्स 2 या 2 से ज़्यादा हों। लाइक बॉन्ड मिनिमम 2 और मोर। लाइक बॉन्ड अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तब एवरेज बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होती है। लाइक बॉन्ड 1 या 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर। इन मॉलिक्यूल के लिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होगी या मीन बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होगी। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 or more like bonds। इसका रीजन ये है कि अगर इन दोनों बॉन्ड को सीक्वेंस में 1 by 1 ब्रेक किया जाए, अगर इन दोनों को सीक्वेंस में ब्रेक करें, पहले एक H बाहर कर दिया, एक OH बॉन्ड तोड़ दिया, तो मान लीजिए डेल्टा H1 एनर्जी लगी। फिर जो बच गया एक और, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसमें डिफरेंट एनर्जी लगेगी। मान लीजिए डेल्टा H2 लगी। पहले OH को ब्रेक करने में डेल्टा H1, सेकेंड OH को ब्रेक करने में डेल्टा H2। ये दोनों एनर्जीज बराबर नहीं होंगी। ये दोनों एनर्जी बराबर नहीं होंगी। रीजन ये है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सराउंडिंग की प्रेजेंस में चेंज हो जाती है। तो इस OH बॉन्ड के सराउंडिंग में एक H है, बट इस OH बॉन्ड के सराउंडिंग में कुछ नहीं है।
तो अगर सराउंडिंग डिफरेंट है तो बॉन्ड एनर्जी बदल जाती है। इसलिए जो एक्चुअल डेफिनेशन है बॉन्ड एनर्जी की वो आइसोलेटेड कोवेलेंट बॉन्ड लेके दी गई है। आइसोलेटेड क्यों कहना पड़ा? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाएगी किससे? सराउंडिंग को चेंज करने से। तो आप ये लिखें कि दोनों केस में OH बॉन्ड ब्रेक हुए बट द एनर्जीज आर नॉट सेम। क्यों? रीजन क्या लिखोगे? नॉर्मली ऑप्शंस में ये लिखा आता है ड्यू टू डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। किस चीज का डिफरेंस है? किसी बॉन्ड के अबाउट एटम्स का डिफरेंस होता है, या ये कहें केमिकल इन्वायरमेंट का डिफरेंस होता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी। हैं दोनों OH बॉन्ड ही। Both are OH bonds. But their bond dissociation energy will be different due to difference in chemical environment. Due to difference in chemical environment. अब इनमें से कौन सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी ये थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। हाई और लो कौन है ये थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, बट ये कह सकते हैं कि ये वैल्यूज गारंटीड डिफरेंट होंगी। तो अब कौन से OH की ब्रेकिंग को बॉन्ड एनर्जी माने? तो ऐसे केस में हमने क्या डिफाइन कर दिया? मीन बॉन्ड एनर्जी। क्या किया? इन दोनों का एवरेज ले लिया। जो ये वैल्यू आएगी इसको नाम दे देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इन दोनों का एवरेज ले लो, जो भी एवरेज आएगा वो हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। पॉइंट क्लियर है आप सबको? तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? केमिकल एनवायरनमेंट पे। इसमें क्या बनेगा बॉन्ड एनर्जी? इसमें 3 डेल्टा H आपको मिलेंगे। इन तीनों का जब हम एवरेज करेंगे तो ये बन जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसमें 4 CH बॉन्ड टूटेंगे 1 by 1, तो इसमें उन सब का सम कर देना। इन जनरल जितने भी डेल्टा H आप ब्रेक कर रहे हैं डिवाइडेड बाई N, ये है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। हाँ ठीक है, ये OH बॉन्ड है, ये भी OH है। किसकी? नहीं समझे, फिर से देखो। डेफिनेशन क्या है? आइडियल डेफिनेशन, वी नीड एन आइसोलेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब मैं कह रहा हूं आपसे, अगर ये पूछा जाए कि वाटर में OH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ, वाटर में OH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ, या BF3 में BF बताओ, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में लाइक बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा हो तो फिर कैसे डिफाइन करें? किसकी एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहें? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर लाइक बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो कैसे डिफाइन करें? तो हम क्या देखते हैं कि अगर इनको सीक्वेंस में ब्रेक करें 1 by 1 तो इन दोनों की ब्रेकिंग में डिफरेंट एनर्जी लगती है।
क्यों डिफरेंट एनर्जी लगती है ब्रेकिंग में? क्योंकि दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। जब पहला OH आप ब्रेक करेंगे तो इस पहले OH की ब्रेकिंग में ऐसे सोचो सराउंडिंग में एक H अवेलेबल है, ये केमिकल इन्वायरमेंट कहेंगे इसको। बट जब दूसरा OH ब्रेक होगा तो इसके सराउंडिंग में कुछ नहीं है। तो ये वाटर के जब हम दो OH तोड़ते हैं 1 by 1, देन वी सप्लाई डिफरेंट एनर्जी। किसको कहें बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी? वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज लेना होगा। आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, आप कहोगे ये तो आइसोलेटेड बॉन्ड है। तो ऐसे आइसोलेटेड बॉन्ड तो हजारों मॉलिक्यूल में मिलने वाले हैं। अब मैं कहूँ कि मेरे पास फिनॉल है, यहाँ भी OH बॉन्ड है। मैं आपसे कहूँ हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ भी OH बॉन्ड है। ये थोड़ी है कि OH बॉन्ड एनर्जी सब जगह बराबर होगी। बॉन्ड एनर्जी किसके साथ बदलती है? केमिकल इन्वायरमेंट के साथ। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 और मोर लाइक बॉन्ड्स हैं तो फिर हम क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज बॉन्ड एनर्जी और मीन बॉन्ड एनर्जी। और ये नहीं ध्यान रखना, ये नहीं कर देना कि OH बॉन्ड एनर्जी मैंने डिफाइन कर दी आइसोलेटेड की तो हर एक मॉलिक्यूल में वही हो जाएगी। मॉलिक्यूल में वैल्यू बदल जाएगी। एक्चुअल बॉन्ड तो जो होगा वो OH बॉन्ड इंडिपेंडेंट कभी मिलता ही नहीं है। मॉलिक्यूल कुछ होता ही नहीं। OH क्या होता है? कुछ नहीं। स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों कौन सा मिलता है आपको? H2O मिलता है। समझ में आया कि नहीं? तो लाइक बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा हो तो फिर एवरेज डिफाइन करना पड़ता है। और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को थ्योरेटिकली कंपेयर नहीं कर सकते, कौन ज़्यादा कौन कम ये नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो अब कैसे कंपेयर करें बॉन्ड एनर्जी? लिख लो 1 by 1 कंपैरिजन। ये तो बात थी डेफिनेशन की। कंपैरिजन कैसे करें? तो देखें, मान लीजिए 2 बॉन्डेड एटम है और इनमें से किसी के भी पास लॉन पेयर नहीं है, या दूसरा केस है किसी एक एटम के पास लॉन पेयर है। इन दोनों तरह के बॉन्ड्स में बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम बॉन्ड एनर्जी होगी। ये रिलेशन केवल एक जगह फील्ड है और वो है जब बॉन्डेड एटम्स के पास, दोनों के पास क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर। यहाँ पे ये रिलेशन काम नहीं करता। तो लिख लें आप, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे जब बॉन्डेड एटम्स में दोनों के पास लोन पेयर ना हो या फिर एक के पास लोन पेयर हो। जैसे आपसे कहें कि HF, HCl, HBr, HI, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो, कोई भी बता देगा HF की सबसे ज्यादा होगी, HF की सबसे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? सबसे बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। या ध्यान देना, फ्लोरीन के पास तो लॉन पेयर है, हाइड्रोजन के पास नहीं होते, इसलिए रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कहें कि भाई H2O, H2S, H2SE, H2TE, इनमें
OH बॉन्ड लेंथ फर्स्ट में, इसमें SH, इसमें SEH, और फिर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो तो क्या ट्रेंड आएगा डाउन द ग्रुप? डिक्रीज करेगी बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि OH बॉन्ड लेंथ बड़ी है, OH बॉन्ड लेंथ कम है, सॉरी, SH उससे बड़ी, SEH उससे बड़ी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ये यहाँ पे भी अप्लाइड है, क्योंकि H और O में केवल एक के पास लॉन पेयर है, दूसरे के पास नहीं है। H और S में एक के पास लॉन पेयर है, दूसरे पे नहीं है। तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी कर लेता है इनको। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे आपसे कहें कि बताओ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ, जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड लेंथ, इनको कंपेयर करो बॉन्ड लेंथ को, तो नीचे जाने पे बढ़ेगी। बॉन्ड एनर्जी में क्या चेंज आएगा? बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि सडन चेंज कहां दिखाई पड़ेगा, बता सकते हो? सडन डिक्रीज बॉन्ड एनर्जी में कहां दिखेगा? कार्बन टू सिलिकॉन में, सिलिकॉन पे जाएंगे तो सडन डिक्रीज आएगा। आप पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में साइज के बारे में। पी ब्लॉक में क्या होता है, सेकंड से थर्ड पीरियड जाए तो साइज सडनली इंक्रीज होती है, फिर स्लो इंक्रीज होता है। एलोजेंस में फ्लोरीन टू क्लोरीन लार्ज इंक्रीज साइज का, फिर स्लो इंक्रीज। तो सीसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होती है, और इसी बॉन्ड एनर्जी की वजह से ये लॉन्ग चेन बना पाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो सीसी बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से ये लॉन्ग कार्बन चेन बनाता है। दूसरा है कार्बन सेकंड पीरियड का है, और पाई बॉन्ड बनाना किसकी प्रॉपर्टी है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट की। तो कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी इजीली बना लेता है। तो इन दोनों पॉइंट्स का कंबाइंड इफेक्ट है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, बॉन्ड एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इस वजह से कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। लगातार प्रॉब्लम आई है जेई में, पिछले 2-3 साल से पेपर देखें कि अगर दोनों बॉन्डेड एटम पे लॉन पेयर हो तो क्या करें। जैसे F2Cl2 Br2 I2, इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो। ध्यान दें, FF बॉन्ड में दोनों के पास क्या है? लॉन पेयर है। Cl बॉन्ड में दोनों के पास लॉन पेयर है। यहाँ पे दोनों बॉन्डेड एटम के पास लॉन पेयर है। अब इनकी बॉन्ड एनर्जी में रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा। अगर दोनों बॉन्डेड एटम के पास लॉन पेयर हो तब क्या करें? तो देखो, दोनों बॉन्डेड एटम के पास लॉन पेयर हो तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा लॉन पेयर रिपल्शन। तो ये लिख लो कि कब लॉन पेयर रिपल्शन सिग्निफिकेंट होगा। तो लॉन पेयर रिपल्शन सिग्निफिकेंट तब होगा जब दोनों बॉन्डेड एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो। अगर बॉन्डेड एटम के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो लॉन पेयर रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है, ये डिसाइडिंग नहीं बनेगा। जब बॉन्डेड एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो तब लॉन पेयर रिपल्शन होगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो लॉन पेयर रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है।
दूसरा पॉइंट, लोन पे रिपल्शन तब सिग्निफिकेंट होगा जब ए और बी में से एटलीस्ट वन, एनी वन सेकेंड पीरियड का हो। अगर दोनों सेकेंड पीरियड के हैं तब तो मैक्सिमम रिपल्शन होगा। तो एटलीस्ट वन एटम शुड बी ऑफ सेकेंड पीरियड। अगर ए और बी दोनों थर्ड पीरियड के हैं या दोनों फोर्थ पीरियड के हैं, देन लोन पे रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट होगा। दोनों थर्ड पीरियड के हैं, फोर्थ पीरियड के, या एक 3 एक 4 है, तो इनसिग्निफिकेंट रिपल्शन। तो देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में लोन पे रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में लोन पे रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर इन तीनों को अरेंज करना हो, इन तीनों को, तब आप सीधे कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो सीधे कह सकते हैं कि Cl2 की सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि यहां लोन पे रिपल्शन का कोई रोल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत दूर दूर है एटम। प्रॉब्लम आती है सेकंड पीरियड में, ये पास पास होते हैं। और यहां लोन पे रिपल्शन से बॉन्ड वीक हो जाता है। लोन पे रिपल्शन से बॉन्ड वीक हो जाता है। तो वीक होके कहां पहुंचेगा, किससे वीक होगा? तो अब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। कितना वीक होगा? तो आंसर है क्लोरीन और ब्रोमीन से वीक हो जाएगा, बट आयोडीन से स्ट्रॉन्गर ही रहता है। ये फिर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। रीजन आप दे सकते हैं कि फ्लोरीन का बॉन्ड स्मॉल है फिर भी बॉन्ड एनर्जी कम है। तो रीजन क्या है इसका? लोन पेयर रिपल्शन। तो एफ बॉन्ड एनर्जी कम होती है किसकी वजह से? लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। टू 2018 में जेई एडवांस में प्रॉब्लम आई। उन्होंने पूछा कि बताओ एन बॉन्ड एनर्जी एंड पीपी बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करो। ऐसे उन्होंने मल्टीपल ऑप्शन बनाई हुई थी। एन बॉन्ड एनर्जी, NH बॉन्ड एनर्जी, PH बॉन्ड एनर्जी, 4 सेट बना दिए। वो बताओ किस केस में फर्स्ट की दूसरी सेकंड से ज्यादा होगी। ऐसी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल आसान। गलती हो सकती थी इसी केस में। 2 केस थे लोन पेयर वाले, 2 केस थे विदाउट लोन पेयर। तो अगर NN और PP कंपेयर करना हो बोलो, तो बिल्कुल आसान है। PP बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगी NN से। अब आप कहोगे NN बॉन्ड तो स्मॉल है, बॉन्ड स्मॉल है फिर भी बॉन्ड एनर्जी कम है। तो N है सेकेंड पीरियड का, इसलिए लोन पे रिपल्शन सिग्निफिकेंट होगा और उसकी वजह से बॉन्ड वीक होगा। PP रिपल्शन में, PP बॉन्ड में लोन पे रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है। ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। आपको पता है कि N से P पे जाएंगे तो साइज सडनली बढ़ेगी। अब इसको ऐसे भी पूछा जाता है, आगे इनऑर्गेनिक में हम करेंगे बार बार, कि भाई H2O2 को अगर आप ओपन छोड़ दें, कंटेनर में फ्री छोड़ दें, ये H2O2 अपने आप टूट जाता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। या सीधे कहें कि H2O2 अनस्टेबल होता है। क्या रीजन है?
रीजन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का वीक होना। और वीक क्यों होगा? लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूटता है। इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है। लो टेम्परेचर पे स्टोर करना, स्टोरेज का तरीका इसका स्पेशल होता है। इसलिए H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। ये इजीली डिकम्पोज होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में यूज करने का रीजन है वीक बॉन्ड का प्रेजेंट होना। और लाइकवाइज ये हाइड्राजीन को भी रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। ये भी रॉकेट फ्यूल है, एक कंपोनेंट है। क्यों यूज करते हैं? क्या बॉन्डिंग देख के बता सकते हो? क्योंकि NN बॉन्ड वीक बॉन्ड है। आ गया समझ में इतना सबको? अब देखें, फर्दर ध्यान दो। अब ध्यान दो आगे। अगर मान लीजिए आपको कंपेयर करना है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तब तो बहुत आसान है। दो सेम एटम के बीच सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड। ये तो अंडरस्टूड बात है। सिंगल बॉन्ड वीक होगा और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये तो कोई भी बता देगा कि O सिंगल बॉन्ड वीक होगा O डबल बॉन्ड O से, NN सिंगल बॉन्ड वीक होगा N डबल बॉन्ड N से, और ये वीक होगा ट्रिपल बॉन्ड से। तो अगर दो एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चंस तो आते नहीं, पब्लिक कर लेती है। क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट कैसे? जैसे आपसे कहें कि CC बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो डायमंड और ग्रेफाइट में। डायमंड और ग्रेफाइट में CC बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आगे पढ़ाएंगे। डायमंड ग्रेफाइट है आपके सिलेबस में। इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ग्रेफाइट में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये आपके लिए हिंट है। अब बताओ बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो CC बॉन्ड एनर्जी इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो देखो डायमंड में कौन सा CC बॉन्ड होगा? sp3 ग्रेफाइट में sp2 कार्बन के पास लॉन पेयर तो होते नहीं है। कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होगा? कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होगा? sp3 बॉन्ड लॉन्गर होगा, क्योंकि sp3 ऑर्बिटल बड़ा होगा sp2 से। तो CC बॉन्ड लेंथ डायमंड में ज्यादा होगी। तो CC बॉन्ड एनर्जी का क्या? CC बॉन्ड एनर्जी डायमंड में कम हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा। CC बॉन्ड एनर्जी डायमंड में कम होगी क्योंकि CC बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ का डाटा लिखना है तो समझने के लिए लिख सकते हैं। डायमंड में 154 पिकोमीटर होती है बॉन्ड लेंथ और इसमें 141.5। तो ग्रेफाइट में CC बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी।
तो प्रॉब्लम्स डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं। और एक और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का जो बार बार क्वेश्चन आता है वो है रेजोनेंस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके। तो रेजोनेंस अभी सेपरेटली डील करेंगे, उसमें ये क्वेश्चंस उससे रिलेटेड लेंगे, बॉन्ड एनर्जी वाले। यहाँ तक क्लियर है? ये तो सब इजी बातें हैं। दिक्कत आती है जब सबको सेम लगे, फिर कैसे कंपेयर करें। जैसे आपसे कहें कि CO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो CN बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड एनर्जी सॉरी, CO बॉन्ड एनर्जी CN बॉन्ड एनर्जी, या आपसे कहें HH बॉन्ड एनर्जी और HF बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो। कर सकते हो इन दोनों को, पहले HH और HF करो, इससे आपको कंसेप्ट बिल्टअप होगा। फिर HH और HF में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? बताओ किसकी ज्यादा होगी? करेक्ट आंसर है HF की ज्यादा होती है। लिख लो आप इसको। HF बॉन्ड एनर्जी HH से ज्यादा होती है। क्यों होती है ये देखें आप। अब आगे ये पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। देखो बॉन्ड एनर्जी एक और फैक्टर के साथ चेंज होती है, वो है बॉन्ड पोलैरिटी। इसको कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। आपको मालूम है फ्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो पार्शियल चार्जेज आए बॉन्ड पेयर के शिफ्ट हो जाने से, इन चार्जेस की वजह से इन दो एटम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है। तो लिख लो आप, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड पोलैरिटी पे भी। बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो HH बॉन्ड शॉर्ट बॉन्ड है, नो डाउट, स्मॉल बॉन्ड है, फिर भी बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, HF कम होती है इसकी, सॉरी HF से कम होती है, HF से। अब ये बातें एक्सपेरिमेंटल चलती हैं एक्चुअल में, तो आपको याद करना पड़ता है इनको। अगर आया क्वेश्चन इस तरह से कि बताओ HF की HF से ज़्यादा क्यों है बॉन्ड एनर्जी, तो रीजनिंग आप कर सकते हैं आसानी से। एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट दे दें, 4 ऑप्शन दे दें, तो रीजनिंग आप कर सकते हैं इजली कि इसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा हो है इसलिए ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। बट कब तक? अगर मैं HCl ले लूँ तो HCl वीक होता है, HF से HCl वीक होता है, केवल HF बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर बनता है। क्यों बन पाता है ये? क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी इसमें सबसे ज़्यादा आएगी। HF, HCl, HBr सब में चार्जेज आएंगे, पर सबसे ज़्यादा किस में? सबसे ज़्यादा HF में आएंगे। क्यों आएंगे चार्जेस सबसे ज़्यादा HF में? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, पूरी पीरियोडिक टेबल में ही हाईएस्ट है। तो अब ऐसे केस आपको एक्सपेरिमेंटली डील करने पड़ते हैं कि भाई कब बॉन्ड पोलैरिटी देखना, कब नहीं देखना। तो आप NCERT निकालो, उसमें टेबल बनी हुई है एक। देखो
पेज नंबर 104 देखें। पेज नंबर 104 पे तो बॉन्ड लेंथ की टेबल बनी है 4.2, 4.3, 4.4। ये सारे बॉन्ड लेंथ की टेबल बनी हुई है। ये आप घर जाके स्टडी करें, बिल्कुल आसान है इनको बताना। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं अभी। हाँ देखें, बॉन्ड एनर्जी की बात है, इसलिए ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में डाटा है इसके। पेज नंबर देखें 172, पेज नंबर 172। इसमें टेबल 6.3a, 6.3b मिल गया आप सबको। 6.3a में अगर डाटा देखें तो HH बॉन्ड एनर्जी है 435.8। ये ध्यान देखें, एक ऊपर एटम लिखे हुए हैं, फिर राइट में बिल्कुल नीचे लिखे हुए हैं वर्टिकली डाउन। तो हर एक की बॉन्ड एनर्जी आप इससे निकाल सकते हैं। तो HH बॉन्ड एनर्जी है 435.8 और HF बॉन्ड एनर्जी कितनी है 569। मिल गई सबको। और HCl कितनी है 431। तो HF बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किससे, HF बॉन्ड एनर्जी HH बॉन्ड से ज्यादा है, बट HCl वीक कम है, वीक बॉन्ड है। तो ये टेबल बताना तो बहुत आसान है। 6.3b में आपको याद रखना पड़ता है काफी कुछ। 6.3b देखें, टेबल मिल गई सबको। 6.3b देखें आप, बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन देखें। लिखो आप एक एक करके, प्रॉब्लम लिखो, जल्दी लिखो, प्रॉब्लम लिखो एक एक करके। लिखो N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, दूसरा C डबल बॉन्ड N, तीसरा C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C। ये डबल बॉन्ड है सारे। इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो। C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N। इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है आपको। अब देखो, पहली बात तो ये नोट करो कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं। लिखो, सबसे पहला पॉइंट है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑफ सेम पीरियड। और जब सेम पीरियड के हैं देन देयर विल बी स्मॉल डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में लार्ज डिफरेंस कब आएगा, जब वो डाउन द ग्रुप जाएंगे, सेम ग्रुप के होंगे। तो बॉन्ड लेंथ में स्मॉल डिफरेंस होता है। Therefore, bond energy could not be compared with the help of bond length. Bond energy could not be compared with the help of bond length. ठीक है, ऐसे केस में बॉन्ड पोलैरिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बॉन्ड पोलैरिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आप बताएं मुझे, बॉन्ड पोलैरिटी किस में दिखाई पड़ रही है? यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव।
क्योंकि ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, बट ये तो लाइक एटम है, इन पे तो चार्जेज आएंगे नहीं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा ये रहेगा कि 1,3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी 2,4 से। कोई दिक्कत हो किसी को ये समझने में? क्यों ज्यादा होगी 1,3 की 2,4 से? ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताओ, अब बताओ एक एक करके सोचो अपने आप। C डबल बॉन्ड N एंड C डबल बॉन्ड O में किसकी ज्यादा होनी चाहिए? विच इज मोर पोलर? CO बॉन्ड। भाई C तो कॉमन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो CO बॉन्ड मोर पोलर होगा, तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगी। लिख लो C डबल बॉन्ड N से। आया समझ में? अब बात रहती है किस किस में? इन दोनों में तो ये डिसाइड हो गया कि 3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा। अब बात रह गई 2 और 4 में, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड N में, N डबल बॉन्ड N में। अब दोनों नॉन पोलर हैं, ये मामला थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। एक तो सेकेंड पीरियड के तो बॉन्ड लेंथ नियरली सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं। दूसरा दोनों नॉन पोलर है। अब क्या डिफरेंस है इनमें? अब डिफरेंस एक ही चीज का है, वो है नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होते हो, यहाँ लॉन पेयर नहीं होते। तो अब हमें थोड़ा रिपल्शन का सिग्निफिकेंस लेना ही पड़ेगा, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कौन सा बॉन्ड वीकर हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N वीकर हो जाएगा। इसका मतलब है 4th वीकेस्ट बॉन्ड हो जाएगा। C डबल बॉन्ड C और N डबल बॉन्ड N में हमारे पास एक ही क्राइटेरिया बचता है, एक ही डिफरेंस बचता है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें, इससे कंफ्यूजन पैदा होता अदरवाइज। लॉन पेयर रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट होता है, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में। बट जब कोई और क्राइटेरिया ना हो तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हैं, और वो भी केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच में। नाइट्रोजन किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। नेक्स्ट लिखो, आप प्रॉब्लम लिखो जल्दी जल्दी। बताओ C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड O में कौन स्ट्रॉन्गर होगा? C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखने, ये 6.3b के कई चीजें याद रखनी पड़ती हैं, कब कौन डोमिनेट कर गया, ठीक है। तो ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। बट एक क्राइटेरिया आएगा रेजोनेंस, जिसमें हम कंपेयर करेंगे, वो अभी बाद में एक साथ लेंगे।
नेक्स्ट बॉन्ड प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट बॉन्ड प्रॉपर्टी क्या लिखा था सीक्वेंस में, लिख लो। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी हो गया, और क्या क्या लिखा था, बॉन्ड मूवमेंट लिखो। बॉन्ड मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट या बॉन्ड मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, बात मत करो। डाइपोल मूवमेंट और बॉन्ड मूवमेंट, केमिस्ट्री में इसी को बॉन्ड मूवमेंट भी कह देते हैं। ध्यान दो, डाइपोल का मतलब क्या है, थोड़ा सा फिजिक्स है ये। डाइपोल का मतलब है दो अनलाइक चार्जेस स्मॉल सेपरेशन पे रख दिए जाएं, दो अनलाइक चार्जेस बट सेम मैग्नीट्यूड के स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस कर दिए जाएं, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डाइपोल। Two unlike charges of equal magnitude are placed at a small separation, then the arrangement is known as dipole. Now what is dipole movement? तो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डेफिनेशन है इसकी अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। ये है डाइपोल मूवमेंट, अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी MKS यूनिट बनेगी कूलाम मीटर। डाइपोल मूवमेंट की एक SI यूनिट भी होती है, इसे रीड करते हैं डिबाई में, डिबाई या कैपिटल D से डिनोट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट की यूनिट है कूलाम मीटर और डिबाई। डिबाई और कूलाम मीटर में ये रिलेशन है, 1 डिबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। तो SI यूनिट है डाइपोल मूवमेंट की डिबाई। ये सब कुछ आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, 12th में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़ेंगे। अभी आपको ज़रूरत नहीं उसकी। केमिस्ट्री में मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ है। तो केमिस्ट्री में दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हमें मिलते हैं। एक तो दो लाइक एटम के बीच बॉन्ड, जो लाइक एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसे कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और दो अनलाइक एटम के बीच जब बॉन्ड होता है तो इसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिख लें इसमें कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मीन्स बॉन्ड बिटवीन अनलाइक एटम्स। तो दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर कोवेलेंट। और जितने भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो सब डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ऑल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एक्ट एज डाइपोल। All polar covalent bonds
act as dipole. हर एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को आप डाइपोल मान सकते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दो डिफरेंट एटम के बीच है, किस पे पार्शियल नेगेटिव और किस पे पॉजिटिव आएगा? तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होगा। जितना ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उतना ही कार्बन को लॉस होगा। तो चार्ज बिल्कुल बराबर। और डाइपोल की डेफिनेशन ही यही है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल सेपरेशन पर रख दें। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट डाइपोल की है और इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो सेपरेशन हो गया। तो डाइपोल मूवमेंट डिफाइन होगा चार्ज इनटू सेपरेशन। और केमिस्ट्री में कैसे दिखाते हैं डाइपोल को ध्यान दें। एरो बनाएंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर एरो बनाना और टेल पर उसको कट कर देना। ये रिप्रेजेंटेशन है डाइपोल का या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। एरो कहां से कहां बनाना? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि H2O में डाइपोल दिखाओ आप एरो बना के H2O में, तो देखें H2O में कितने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं? बोलो। दो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एक डाइपोल ये हो गया। एरो लगाएंगे H से O की ओर। क्यों लगाया H से O की ओर? O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे ही एक ये है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे। क्या रिजल्टेंट जीरो आएगा? आंसर है नो, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री पे और अपोजिट तो है नहीं। दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट जीरो कब होता है? व्हेन दे आर एट 180 डिग्री एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड के हों। रिजल्टेंट क्या आएगा उनका? जीरो। कितने एंगल पे होना चाहिए उनको? 180 डिग्री। फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी पढ़ ली होंगी अब तक। अगर किसी मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो आता है तो उस पूरे मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। और अगर किसी का रिजल्टेंट जीरो आ गया तो उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। रिजल्टेंट अगर जीरो आ गया तो, जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइपोल बनाओ इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। एक डाइपोल बनाएंगे राइट साइड, दूसरा ठीक उसके अपोजिट। कार्बन डाइऑक्साइड में दो डाइपोल हैं, इक्वल चार्ज होगा इन पे, पॉजिटिव नेगेटिव। एरो बनाएंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। तो इसके अंदर हैं तो दो दो डाइपोल, बट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो। इसलिए CO2 मॉलिक्यूल कैसा है? CO2 है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहां ध्यान दें लैंग्वेज पे,
ये मॉलिक्यूल एज ए होल नॉन पोलर है, बट इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है आप सबको? तो लिख लो सीधा सेंटेंस, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, a non-polar molecule may contain polar covalent bond or may have polar covalent bond. A non-polar molecule may have polar covalent bond. तो CO2 में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो है, पर एज ए होल मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो रिजल्टेंट देखना, मॉलिक्यूल की बात करें तब, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बताओ इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 या नॉन जीरो? तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा इसका। क्यों 0 आएगा? क्योंकि 3 वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल मैग्नीट्यूड की कितने एंगल पे है? 120 पे। 3 वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट क्या आता है? 0 आता है। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0। इसी तरह से बात मत करो, इसी तरह से मीथेन का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0। आप बताओ मुझे, ध्यान दो, आप बताओ मुझे SO3 पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर? SO3 पोलर होगा या नॉन पोलर? तो पहले इसकी आप बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बनाओ, करो। तो ट्राइगोनल प्लेनर बिल्कुल ठीक आंसर है। ये है बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा इनके बीच? 120 डिग्री। 3 डाइपोल सेम मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे हो। आ गया समझ में सबको? तो एक तो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से आप बताएंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। रिजल्टेंट अगर 0 आ गया तो नॉन पोलर, नॉन जीरो आया तो पोलर। फर्दर थोड़ी और फिजिक्स आपको जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए 2 डाइपोल के बीच एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट कैसे निकालना, ये आप जानते हैं, यहां भी इसका यूज होने वाला है। ये 2 डाइपोल के बीच एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट आएगा। समझ आया कि नहीं? अब देखें प्रॉब्लम किस तरह से आती है। आपसे ये कह दिया जाए, ध्यान दो, आपसे कह दिया जाए कि ये मॉलिक्यूल है आपके पास, एक ये मॉलिक्यूल है, इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है।
if dipole moment of CCl bond आपको दे दें से 1.5 डिबाई, नियरली इतना ही होता है, ये डाटा गिवन है। CCl बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट 1.5 डिबाई गिवन है, तो इन दो मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट निकालो। लिखो प्रॉब्लम जल्दी करो। तो पहले का कितना आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये देखें दो डाइपोल 180 डिग्री पे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के दो डाइपोल 180 डिग्री पे, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। आ गया समझ में इतना सबको। और सेकंड केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो डाइपोल के बीच कितना एंगल बनता है, अगर इनको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये एंगल बनेगा 120 डिग्री। तो अगर दो डाइपोल सेम मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, 1.5 डिवाइड 1.5 डिवाइड 120 डिग्री पे दो डाइपोल हो, रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 1.5 इंटू 1.5 कॉस 120 क्या होता है, -1/2। सॉल्व कर लें इसको, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये -1.5 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1.5 डिवाइड। तो आपको फिजिक्स में ऐसे रिजल्ट लिखाए गए होंगे कि दो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट भी उतना ही आता है। आगे समझ में सबको। अब इसमें एक केस और बन सकता था, Cl यहाँ की जगह यहाँ दे देते, तो क्या चेंज करना था, एंगल 120 से कितना बचता, 60 बचता, बस इसका यूज कर लो। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस बनते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करो NH3 एंड NF3 का। लिखो प्रॉब्लम, कंपेयर डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसकी ज्योमेट्री बनाना आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, बॉन्ड की डायरेक्शन पे आपको ध्यान देना है। तो ये इस तरह से जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जाते जाते मैं किसी को क्लास से पहले ही ना जाने दूं, बातें नहीं करनी है, बहुत देर से मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पर दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान होता है और एक को जानवर भी होते हैं। जानवर तो कभी भी किसी को मारने को तैयार रहता है, उसको नहीं पता कि उसकी वजह से दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके बॉन्ड रीअरेंज हो जाएंगे, वो तो सिर मारेगा ही। इंसानों को पता होना चाहिए, अगर वो इंसान है तो। ये NH3 और NF3 है, डाइपोल्स बनाओ इनके।
तो ध्यान दो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो ये डाइपोल हो गए इसके। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान दो, लॉन पेयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है डाइपोल में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड बनती है, तो लॉन पेयर की ओर जाता है डाइपोल। इन तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर, बट इसका डिफरेंट होता है। बट हमें अभी कंपैरिजन करना है NF3 के साथ। तो यहाँ देखें, इसका भी लॉन पेयर का डाइपोल मूवमेंट होगा, और इन तीनों के डाइपोल फ्लोरीन की ओर होंगे। तो पॉइंट ये है कि इन तीनों NH के रिजल्टेंट में लॉन पेयर का डाइपोल मूवमेंट ऐड हो जाएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट वर्टिकली अप जाएगा, और इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? वर्टिकली डाउन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ठीक इसके अपोजिट मिलेगा। इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की ओर जाएगा, इन तीनों का, और इन तीनों का रिजल्टेंट वर्टिकली डाउन आएगा। तो लॉन पेयर का रिपल्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इससे, और यहाँ ऐड हो जाएंगे। इसलिए रिजल्टेंट NH3 का ज्यादा आता है NF3 से। NH3 का डाइपोल मूवमेंट NF3 से ज्यादा होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करो, CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा, CH2Cl2 का और कम, CH3Cl का और कम, CCl4 का सबसे कम। ये डाइपोल मूवमेंट का ट्रेंड एक्सप्लेन करो। या ये कहें कि इन चारों में बताओ कौन नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन होगा? CCl4। इसका रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट 0 आएगा। ये है CCl4। CH4 में चारों हाइड्रोजन की जगह क्या ले आओ? क्लोरीन। ये CCl4 है, रिजल्टेंट इसका 0 आएगा। चार डाइपोल दो तरह से अरेंज हो सकते हैं जिनमें रिजल्टेंट 0 आता है। या आपको ये कहें कि फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत अब तक पढ़ लिया होगा आपने, तो या वेक्टर क्वांटिटी पढ़ ली हो, तो वेक्टर क्वांटिटी 4 वेक्टर क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड की दो तरह से अरेंज हो सकते हैं जिनमें रिजल्टेंट 0 आता है। एक तो स्क्वायर के कॉर्नर्स के लॉन्ग 90 डिग्री पे, और दूसरी अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स के लॉन्ग कर दो, तब भी रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। तो 4 वेक्टर क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड की दो तरह से अरेंज की जा सकती हैं फॉर रिजल्टेंट टू बी 0। ठीक है, या तो स्क्वायर के कॉर्नर्स के लॉन्ग या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के कॉर्नर्स के लॉन्ग। तो CCl4 में 4 वेक्टर क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड की टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, इसलिए रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। तो CCl4 तो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? आप देखो, अगर आप में किसी को आ रहा हो तो बोले, नहीं तो मैं बताता हूं। फिर किसी को लगता है कि ये होना चाहिए, क्या पॉसिबल रीजन है इसका? तो देखो बिल्कुल आसान है, ध्यान दो। आपको अगर मैं ऐसे पूछूं
कि दो वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा इंक्रीज हो, अगर थीटा इंक्रीज करें तो व्हाट अबाउट देयर रिजल्टेंट डिक्रीज करेगा। बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। कॉस थीटा टर्म आता है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 0 डिग्री पे होती है। कॉस 0 क्या होता है 1। तो थीटा अगर इंक्रीज होगा तो रिजल्टेंट डिक्रीज होगा। और होता क्या है आपको ये मालूम है कि मीथेन में बॉन्ड एंगल आइडियली कितना होता है, यहां से शुरू करो 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब अगर आप CH बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर माना जाता है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, अगर H की जगह Cl लेते आओ ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बट SCH कम हो जाएंगे, ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। मेन तो CCl बॉन्ड को देखना है, क्योंकि CH बॉन्ड ऑलमोस्ट कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया। 2 Cl आ जाए तो ये और ज्यादा बढ़ेगा इनके बीच। क्यों? क्योंकि एटम की साइज बड़ी है। तो H जैसे जैसे आप Cl से रिप्लेस करते जाएंगे, जो CCl बॉन्ड के बॉन्ड मूवमेंट बनेंगे उनके बीच एंगल बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ रही है आप देखें, रिजल्टेंट क्या होता जा रहा है, कम। बट CCl4 में तो चारों लाइक हो गए, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा फिर 0। लिख सकते हो अपने आप। क्यों? ये बॉन्ड एंगल बढ़ने से ये डिक्रीज होता है रिजल्टेंट। लिख लो अपने आप, जल्दी करो। एक प्रॉब्लम आपको घर के लिए देता हूं, एक्सप्लेन करना, सोचना इसको। ये CH3F का डाइपोल मूवमेंट CH3Cl से कम क्यों होता है? ये अगर सारों हेलोजन ले लें तो इस तरह का ट्रेंड आता है। ये ओवरऑल ट्रेंड होता है। यहां ध्यान देना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं सेम पॉइंट। CH बॉन्ड को क्या मान लेना है आपको, नॉन पोलर। CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नेग्लिजिबल मानिए। मेन आपको ध्यान देना है CCl, CF, CBr, CI। चलो करो, अभी टाइम हमारे पास, बोलो जल्दी। क्या पॉसिबल रीजन लगता है आपको? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं कि CCl बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट CF बॉन्ड से ज्यादा क्यों? फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CF बॉन्ड ज्यादा पोलर बॉन्ड है, फिर CCl का ज्यादा कैसे हो गया डाइपोल मूवमेंट? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। यहाँ थीटा कहां से आ गया बेटा? ये तो अलग केस था, इसमें कार्बन के अबाउट Cl चेंज कर रहे थे हम, नंबर ऑफ Cl चेंज हो रहे थे। यहाँ मॉलिक्यूल ही बदल रहे हैं, वो भी एक ही चेंज आ रहा है, CCl, CF, H सब में बराबर है। तो जो CCl बॉन्ड है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, जो CF है वो भी पोलर कोवेलेंट है, CBr भी पोलर कोवेलेंट है, सारे पोलर बॉन्ड है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर CF मोर पोलर है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो डाइपोल मूवमेंट इसका कम कैसे, CCl से कम कैसे? मैं ये प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा हूं। प्रॉब्लम समझ में आई आप सबको?
प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ कि करना क्या है। CCl और CF में CF बॉन्ड मोर पोलर है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, बट डाइपोल मूवमेंट CCl बॉन्ड का ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखो, डाइपोल मूवमेंट अकेले चार्ज से डिसाइड नहीं होता। डाइपोल मूवमेंट क्या है? चार्ज इनटू सेपरेशन। और हमारी आदत क्या होती है, हम अकेले चार्ज से सब कुछ करने लग जाते हैं। अभी मैंने आप कहोगे यहां पे सेपरेशन की बात क्यों नहीं की? क्यों करूंगा मैं सेपरेशन की बात? क्योंकि सभी में क्लोरीन 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 है, सेपरेशन तो बराबर ही होगा। तो यहां पे सेपरेशन देखना पड़ेगा। अब फिर उसी पॉइंट पे पहुंचो, पीरियोडिक टेबल पे। आपको मालूम है कि फ्लोरीन से क्लोरीन पे जब हम जाते हैं तो साइज में लार्ज इंक्रीज आता है। फ्लोरीन से क्लोरीन जाने पे साइज में लार्ज इंक्रीज आता है। क्लोरीन और ब्रोमीन में उतना इंक्रीज नहीं दिखता, सडन इंक्रीज दिखता है साइज में सेकेंड टू थर्ड पीरियड, सडन इंक्रीज। और इसी का कंसीक्वेंस यहां दिखता है। जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाते हैं तो ठीक है, चार्ज तो कम हो गया, क्यों कम हो गया, बट बॉन्ड लेंथ में सडन इंक्रीज आता है। इसलिए जो ये प्रोडक्ट है ये किसके लिए ज्यादा हो जाता है? CCl बॉन्ड के लिए। ये वैल्यू देखनी है Q इंटू डी। अकेला Q नहीं देखना, अकेला D भी नहीं देखना। तो फ्लोरीन से क्लोरीन पे जब आप जाएंगे तो Q इंटू डी ज्यादा हो जाएगा। किसके लिए? CCl बॉन्ड के लिए। आपको जब ये ऑर्डर मैंने दे दिया तो लॉजिकली सोचना था कि ज्यादा हो कैसे सकता है, एक ही रीजन हो सकता है, वो है D। अब CBr CI बॉन्ड में कम क्यों हो गया फिर CF से? क्योंकि वहां तो चार्ज ही बहुत कम होगा और बॉन्ड लेंथ में ज्यादा इंक्रीज नहीं आया क्लोरीन के बाद। तो डी में कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, बट क्यू डिक्रीज जरूर कर गया। दोनों फैक्टर्स पे ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ, डी एंड चार्ज। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में साइज में सडन इंक्रीज कहाँ मिलता है? फ्लोरीन टू क्लोरीन। समझ में आ गया आप सबको? तो ये तो बात हुई अबाउट डाइपोल मूवमेंट। इसके क्वेश्चंस हम आगे एप्लीकेशंस फॉर्म में लेंगे, जैसे आयनिक करेक्टर निकालते हैं हम इसकी हेल्प से, परसेंट आयनिक करेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड में। वो पार्ट अभी आगे डील करेंगे इसके एप्लीकेशंस को। ये तो कंपैरिजन की बात हुई, किसका कम किसका ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हेडिंग लिख लो, कौन सी रहेगी अभी? देखो जरा कोई छूट ना जाए, मैंने लिस्ट लिखाई थी आपको। फॉर्मल चार्ज बता दिया था आपको। तो ये तो हुई कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्लास में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे नया, लिख लो आप, रेजोनेंस और मीसोमेरिक इफेक्ट। उसमें ये प्रॉपर्टी सारी कंपेयर करनी।